सुनहरे बालों वाली राजकुमारी के आंसू। चित्तौड़गढ़ राज्य का राजा बहुत ही घमंडी था। उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था। एक बार की बात है, 3 सालों से चित्तौड़गढ़ राज्य में बारिश नहीं हुई और भयंकर सूखा पड़ा, जिस वजह से चित्तौड़गढ़ की प्रजा बहुत ही दुखी थी। वहाँ के राजा अग्रसेन भी इस बात से काफी चिंतित थे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी बीच राजा अग्रसेन की पत्नी अलका ने एक प्यारी सी राजकुमारी को जन्म दिया। उस राजकुमारी के पैदा होते ही राज्य में खूब वर्षा हुई और हर तरफ हरियाली छा गई। वहाँ के लोगों को सोने से भरा खदान मिला। राज्य में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। यह सब देखकर राजा और रानी बहुत ही खुश हुए। जब नन्ही राजकुमारी का नामकरण हुआ तो वहाँ बहुत सारी परियां उन्हें दुआएं देने के लिए आई। हे महान परियां, आपका हमारे इस महल में स्वागत है। कृपया अपने आशीर्वाद से मेरी बेटी को आशीष दे। तभी भलाई की महान परी आगे आई और बोली, हे प्यारी राजकुमारी, आज से तुम्हारा नाम तराना रहेगा और तुम हर किसी से प्यार करोगी और सबके लिए तुम्हारे दिल में प्यार रहेगा। ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हें इस प्रकृति के हर एक चीज से प्यार होगा। तुम बहती हुई धाराएं और पशु पक्षी के भी सुर से सुर मिलाओगी। तुम बहुत समझदार राजकुमारी बनोगी। तुम बदला लेने की बजाय माफ करने को अहमियत दोगी। कामयाबी की जगह ज्ञान और घमंड की जगह खुशी को चुनोगी। अंत में खजानों की परी की बारी आती है और वो राजकुमारी को आशीर्वाद देने आगे आती है। तुम्हारे आंखों से गिरने वाले हर एक आंसू मोती में बदल जाएगा। खजानों की परी की ये बातें सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कैसा आशीर्वाद है परी माँ? ये मेरी दुआ है राजा, कृपया इसे खुशी खुशी स्वीकार करे। परी माँ, मेरी बेटी की वजह से मेरे राज्य में हर तरफ खुशहाली खुशहाली है और इसके आने से हमारा सोने का खदान हीरे और कीमती सोनों से भरा हुआ है। भला इसे मोती की क्या जरूरत? आप जैसे राजा के घमंड के कारण ही राज्य बर्बादी की ओर जाता है। कभी भी इंसान को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एक अच्छे और सच्चे दिल से दिए हुए तोहफे की बेइज्जती कर रहे हैं। हमें इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपका ये तोहफा स्वीकार नहीं। अच्छा, तो आपको ये सबूत चाहिए कि ये तोहफा स्वीकार करने लायक है या नहीं? तो ठीक है, सुनिए। जब आपकी बेटी 16 वर्ष की होगी तो वो एक घने जंगल में खो जाएगी। तब उसके आँख से बहने वाले मोती ही आपको आपकी बेटी से मिलवाएंगे। इतना बोलकर वे सारी परियां वहाँ से चली गई और महल में एक सन्नाटा छा गया, पर घमंडी राजा पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। ये परियां तो पागल हैं। आखिर हमारी इतनी विशाल सेना है, मेरे होते हुए मेरे राज के जंगल में मेरी बेटी तो क्या, राज्य का कोई भी बच्चा नहीं खो सकता। किसी को जरा सी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सभी लोग पार्टी एंजॉय करो। राजकुमारी तराना अब बड़ी हो गई और परियों के दिए आशीर्वाद से वे एक बहुत ही अच्छी और दयालु राजकुमारी बनी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वो बहुत ही खुशमिजाज और दयालु थी। उसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी से भी बहुत प्यार था। राजकुमारी तराना के 16वें जन्मदिन में राजा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी प्यारी बेटी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताओ तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए? पिताजी, बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए। कृपया करके मुझे आज जंगल घूमने दीजिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आज मेरा जन्मदिन है माँ, और मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ वक्त बिताना चाहती हूँ। वो पेड़, वो नदी और झरने सब कुछ है वहाँ। मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी माँ, पक्का। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम वहाँ नहीं जाओगी। जाने दो इसे अलका, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी बेटी के साथ खुद ही इसे जंगल में घुमाने ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। पर महाराज, वो परी की भविष्यवाणी, और ये आज 16 साल की भी हो गई है। रानी, क्या तुम भूल गई हो?
हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। चलो मेरी राजकुमारी, आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर राजा राजकुमारी को लेकर जंगल में गया। राजकुमारी तराना बहुत ही खुश थी। वह एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ी होकर पूरे जंगल को निहार रही थी। पिताजी, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ से पूरा जंगल दिखता है। आप भी यहाँ आइए ना पिताजी। तभी अचानक से एक धुंध से पूरा जंगल ढक गया और राजकुमारी वहाँ से गायब हो गई। राजा ने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ एक युवक उसी जंगल में रास्ता भटक गया था और वो काफी दिनों से यहाँ से वहाँ भटक रहा था, लेकिन वह परेशान नहीं था क्योंकि उसे भी पंछी और झरनों से बहुत प्यार था। वह उन्हीं सब के साथ प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी पीठ पर काफी भारी टोकरी बांधे हुए वहाँ से गुजर रही थी। वह उसकी मदद करने जाने ही वाला था, तभी उसे एक किसान ने रोका। रुक जाओ, तुम उसके पास मत जाओ। पर क्यों? वो बहुत बूढ़ी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ये बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। जरूर ये कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। तुम ही बताओ, ये इतनी बूढ़ी होकर इस जंगल में इधर उधर क्यों भटक रही है? अच्छा, तो आपको ये पक्का नहीं पता कि ये चुड़ैल ही है? तो मुझे उनकी मदद करने के लिए मत रोकिए। अम्मा, लाइए भोजन मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठाकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। पर बेटा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही भारी है। ये आपके लिए भारी होगा अम्मा, पर मेरे लिए नहीं। अच्छे से सोच लो बेटा, क्योंकि अगर तुमने एक बार ये टोकरी मुझसे ले ली तो तुम इसे तब तक नीचे नहीं रख सकते जब तक कि मेरा घर नहीं आ जाता, और मेरा घर उस पहाड़ के उस पार है। कोई बात नहीं अम्मा, आखिर आप इतनी बूढ़ी होकर पहाड़ चढ़ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं चढ़ पाऊंगा। अम्मा, लाइए मुझे दे दीजिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं आपके घर पहुँचने से पहले इसे नीचे नहीं रखूंगा। सोच लो, अभी भी मौका है, क्योंकि अच्छे इंसान अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। मैंने सोचकर ही वादा किया है अम्मा। अब दीजिए ये टोकरी, अब मुझे दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने बहुत ही आसानी से उस टोकरी को उतारकर उस युवक को दे दिया, पर वो टोकरी बहुत ही भारी था और वो युवक उसके बोझ से गिरने ही वाला था। ये तो वाकई में बहुत भारी है। आखिर आप इसे उठाकर कैसे ले जाती हैं? अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। वैसे भी अब तुम वादा कर चुके हो, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। वो युवक सोच में पड़ गया कि जिस बोझे को वो उठा नहीं पा रहा है, आखिर उस बोझे को वो बूढ़ी औरत इतनी आसानी से उठाकर कैसे चल रही थी। पर वो चलता रहा। रास्ते में उसे महसूस हो रहा था कि अब वो उसे उठाकर और नहीं चल सकता। रुको, थोड़ी देर मुझे यहाँ आराम करने दो। मैं अब और नहीं चल सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुमने वादा किया था तो अब तुम्हें इस वादा को निभाना ही पड़ेगा। तुम इसे नहीं उतार सकते। अब चलो। वो युवक मुश्किल से किसी तरह से बोझा उठाए उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। आखिरकार वो बूढ़ी औरत के घर पहुंच ही गया। वो बूढ़ी औरत जैसे ही अपने घर के अंदर गई, हंस का एक झुंड उससे मिलने आया। चलो, ये टोकरी उधर पेड़ के नीचे रख दो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ भेजती हूँ। टोकरी रखने की बात सुनकर उस युवक के जान में जान आई और वो खुश होकर उस टोकरी को नीचे रख दिया और पेड़ के नीचे बैठते ही वो सो गया, क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ था। तभी एक हंसनी शरबत का गिलास लिए उस युवक के पास आई और उस शरबत को पीने के लिए उस युवक को दिया। वो शरबत बहुत ही ठंडा और मजेदार था। उसे पीते ही उस युवक की सारी थकान गायब हो गई। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आई और बोली, इस युवक ने मेरी बहुत मदद की है, ये बहुत ही अच्छा है। टोकरी भारी होने के बावजूद भी
इसने मेरा वादा नहीं तोड़ा और टोकरी को लेकर यहाँ तक आया है। बेटा, मैं तुम्हें बदले में कुछ इनाम देना चाहती हूँ। अम्मा, मुझे आज से पहले अपने आप पर बहुत घमंड था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, पर आपने मुझे विनम्र रहने का अच्छा सबक सिखाया। मेरे लिए ये इनाम से काफी बढ़कर है। पर मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। ये लो, ये मोती, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगी। युवक ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उससे वो मोती लेकर वहाँ से चला गया। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वह एक राज्य में पहुँचा और एक महल देखकर काम की तलाश में वह उस महल के अंदर गया। महाराज, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे एक काम की जरूरत है। आप चाहे तो आप मुझे परखने के लिए मेरी परीक्षा ले सकते हैं और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करें, मेरा सबसे अनमोल खजाना। इतना बोलकर वो युवक राजा को वो मोती देता है। मोती को हाथ में लेते ही राजा को अपनी बेटी तराना का एहसास होता है। ये उस परी का आशीर्वाद है। ये मोती मेरी बेटी के आँख से गिरे हैं। आखिर ये तुम्हें कहाँ मिले? बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से मिले हो? बताओ, कहाँ है वो? हम अपनी बेटी से 3 साल से नहीं मिले हैं। महाराज, मुझे नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है, पर मैं आपको ये मोती देने वाली उस बूढ़ी महिला से मिला सकता हूँ। ठीक है, मेरा सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा ले चलो। मैं अब अपनी बेटी से और दिन दूर नहीं रहना चाहता। वह युवक राजा और रानी के साथ बूढ़ी औरत के घर की तरफ निकल गया। इधर बूढ़ी औरत उस हंसनी से कहती है, बेटी, चांद निकल गया है, मेरी बच्ची नदी पर जाओ। हंसनी उड़ते हुए नदी पर जाती है और चांद की रोशनी में वो एक राजकुमारी में बदल जाती है और फिर कुछ देर बाद वो वापस से हंसनी बन जाती है। युवक राजा के साथ छुपकर ये सब देख रहा था। तभी वो हंसनी उड़कर वापस से उस बूढ़ी औरत के पास आ जाती है। अरे, तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे पता है नदी पर क्या हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अब वक्त आ गया है। अंदर जाकर अपने पंख उतार लो। जाओ जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। जैसे ही वो हंसनी कमरे के अंदर गई, वो युवक वहाँ पहुँच गया। साथ में वो राजा और रानी भी थे। मैंने राजकुमारी को यहाँ आते हुए देखा है। वो कहाँ है? वो अब हंसनी बन चुकी है, पर अब वो असली रूप में आ गई है। तभी तराना अपने असली रूप में अंदर से बाहर आती है। ये रही आपकी बेटी महाराज। आज अगर आप अपनी बेटी को ढूंढ पाए हैं तो कैसे ढूंढे हैं महाराज? इसके आंसुओं की मोती की वजह से। जैसा कि आपने कहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड में आकर आपका अपमान किया। तभी वो बूढ़ी औरत परी में बदल गई। आपकी बेटी के अंदर आपकी तरह जरा भी घमंड नहीं है महाराज। मैंने आपकी बेटी की सारी परीक्षाएं अच्छे से ले ली है। नहीं परी माँ, आपने एक माँ की तरह मेरी अच्छे से देखभाल की है और मैं ये अच्छे से समझ गई हूँ परी माँ कि घमंड में इंसान सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। तुम्हारा दिल सच में बहुत ही अच्छा है राजकुमारी। मुझे माफ कर दीजिएगा महाराज, मुझे आपको सबक सिखाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। पर हाँ, एक घमंडी राजा अपने राज्य में सिर्फ बर्बादी ही ला सकता है। घमंड अच्छाई और ज्ञान का दुश्मन है। अब मैं समझ गया हूँ परी जी, आपका वो अनमोल खजाना आंसुओं की मोती नहीं बल्कि वो सबक था जो आपने मुझे अभी सिखाया। आपका शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ महाराज, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ प्यारी राजकुमारी कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।